जय हिंद एवरीवन। मैं शुभम बरवे लच्छा अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पीएनएसटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन की सीरीज में एक और टॉपिक जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। इसमें हम पीएनएसटी एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के लगभग 2011 से 2021 तक के सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर आए, और इसमें डिटेल आपको सॉल्यूशन हम देने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले नंबर पे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आपको क्या बोल रहा है सबसे पहले पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बोल रहा है निम्न में से किस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ चार मॉलिक्यूल दिया बेटा, चार मॉलिक्यूल में आपको बोल रहा है कि सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किस मॉलिक्यूल का होगा। क्लियर है? देखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बोल रहा है देखो, आर्थो डाइब्रोमो बेंजीन, आर्थो डाइब्रोमो बेंजीन, ये है आर्थो डाइब्रोमो बेंजीन। ओके। बी मेटा डाइब्रोमो बेंजीन, मेटा डाइब्रोमो बेंजीन जो है वो कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आते हैं पैरा डाइब्रोमो बेंजीन, पैरा डाइब्रोमो बेंजीन, ये है पैरा डाइब्रोमो बेंजीन, ठीक है। और डी नंबर पे है 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन, मतलब बेंजीन से फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ कार्बन पे आप क्या लगा दोगे, एक एक ब्रोमीन लगा दोगे, ठीक है। ये है 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन। क्लियर? देखिएगा, ये बेंजीन रिंग से अगर 1 2 पोजीशन पे दो ब्रोमीन जुड़े हैं तो इसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, 1 2 डाइब्रोमो बेंजीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। या आर्थो डाइब्रोमो बेंजीन भी इसको हम बोल सकते हैं। क्लियर? सेकेंड नंबर पे जो दिया था इसको 1 3 डाइब्रोमो बेंजीन भी बोला जा सकता है, या इसको मेटा डाइब्रोमो बेंजीन भी बोला जा सकता है। उसी प्रकार से जो सी ऑप्शन जो दिया है इसमें इसको हम पैरा 1 3 पोजीशन, सॉरी 1 4 पोजीशन जो है इसको हम पैरा बोलते हैं, और 1 4 पोजीशन जो है इसमें अगर दो ब्रोमीन लगे हैं तो इसको पैरा डाइब्रोमो बेंजीन बोल सकते हैं, या फिर 1 4 डाइब्रोमो बेंजीन भी बोला जा सकता है। अच्छा, अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये जो चार ऑप्शन दिए हैं हमारे पास, इन चार ऑप्शन में आपको पूछा था कि सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट जो है किस मॉलिक्यूल का होगा, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट जो है, डाइपोल मोमेंट जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डाइपोल मोमेंट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, म्यू से, ठीक है। और ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को बताता है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस डायरेक्शन में है। तो यहां पर क्या होता है कि जनरली जब हम बात करते हैं जैसे सी ऑप्शन की, तो सी ऑप्शन में हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर इस कार्बन से जो ब्रोमीन जुड़ा है इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, कार्बन से ज्यादा किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ब्रोमीन की। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में मूव होंगे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के साइड में, ठीक है। उसी प्रकार से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे, इस साइड में, इस ब्रोमीन के साइड में। क्लियर? तो यहां पर जब भी दो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट आता है तो ऐसे केस में नेट डाइपोल क्या आता है, जीरो। तो पैरा पोजीशन का तो नेट डाइपोल क्या हो गया, जीरो। ओके। वैसे ही 1 3 5 जो ट्राइब्रोमो बेंजीन दिया है ये एक सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, और यहां पर भी अगर हम नेट डाइपोल देखेंगे तो नेट डाइपोल जब इसका निकाला गया तो ये भी कैसा आया, जीरो। इसका भी नेट डाइपोल जीरो आया, ठीक है। लेकिन आर्थो और जो मेटा सब्सटीट्यूट थे, डाई सब्सटीट्यूट जो थे, इनके नेट डाइपोल में थोड़ा सा वेरिएशन था, मतलब इनका नेट डाइपोल जीरो नहीं आएगा। क्लियर? इसका नेट डाइपोल जो है, जैसे हम आर्थो की बात करते हैं तो इसका नेट डाइपोल जो है अप्रोक्सीमेट 2 के इक्वल इक्वल आता है, ठीक है। जबकि अगर हम सेकेंड नंबर वाले की बात करेंगे, किसकी, सेकेंड नंबर मींस मेटा वाले की अगर हम बात करेंगे तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो 1.37 के अप्रोक्सीमेट आता है, ठीक है। तो हमें क्या पूछा था भाई, हमें पूछा था किस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा आएगा। तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट आप देख पा रहे हो, सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट यहाँ पर किसका आ रहा है,
आर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन का जो है डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चलिए देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, इसमें क्या बोला गया है, ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करती है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम एमओटी थ्योरी बोलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उससे आपका काम हो जाएगा। अगर यहाँ पर जो आपको ऑप्शंस दिए हैं, इन ऑप्शंस में आपको क्या देखना है, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स में आपको दो एटम दिख रहे हैं। मतलब ये जो मॉलिक्यूल है ये डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। क्लियर है? चलो देखते हैं। फर्स्ट वाले जो ऑप्शन है इसमें आपको क्या दिया था, कार्बन मोनोऑक्साइड। सेकेंड ऑप्शन में आपको क्या देके रखा था, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल देके रखा था। थर्ड ऑप्शन में क्या देके रखा था, C2 मॉलिक्यूल दिया था। क्या दिया था, C2 मॉलिक्यूल दिया था। ओके, और फोर्थ ऑप्शन में क्या देके रखा था, B2 मॉलिक्यूल दिया था। अच्छा, अब आपको पैरामैग्नेटिक नेचर बताना है। ठीक, कुछ नहीं करना, आपको इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना है। क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। ध्यान से सुनना, मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, पहले उसको समझेंगे कि जब भी मुझे पैरामैग्नेटिक नेचर चेक करना है किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल का, जब भी मुझे पैरामैग्नेटिक नेचर चेक करना है किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल का, तो मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है उस डायटोमिक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या 10 या 16 इलेक्ट्रॉन हो, 10 इलेक्ट्रॉन हो या 16 इलेक्ट्रॉन हो। बस इतना सा याद रखना है आपको। क्या करना है, अगर आपको कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल दिया है, ठीक है, उसका पैरामैग्नेटिक नेचर पूछा है, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ऑड का मतलब क्या है, विषम नंबर पे इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, विषम नंबर का मतलब क्या है, विषम नंबर का मतलब ये है कि या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, 7 इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो, 7 हो, 9 हो, ऐसे ऑड नंबर पे इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेगा। ठीक है, ऐसे 13 हो, 15 हो, 17 हो, ऐसे ऑड नंबर पे इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है डायटोमिक स्पीसीज में, तो ऐसी स्पीसीज सीधे आप बोल देंगे क्या है, पैरामैग्नेटिक है। या फिर दो आपके पास ऐसे नंबर भी है जो ऑड नहीं है, एक 10 इलेक्ट्रॉन वाला और एक 16 इलेक्ट्रॉन वाला, या तो 10 इलेक्ट्रॉन या तो 16 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तब भी वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। तो चलो काउंट करते हैं यहाँ पर। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 6। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 8। टोटल इलेक्ट्रॉन अगर हम काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 14। ये तो इवन नंबर है। अच्छा, नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन के पास 7 होता है इलेक्ट्रॉन, तो दो के पास कितने हो गए, 14। ये भी इवन नंबर है। अच्छा, कार्बन के पास आते हैं, कार्बन मॉलिक्यूल, एक कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो के पास कितने हो गए बेटा, 12। ये भी इवन नंबर है। ओके, यहां पर आते B2 बोरॉन, एक बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, तो दो बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। अब देखो जरा ध्यान से, ये सारे इवन नंबर है, लेकिन हमें यहां पर पैरामैग्नेटिक नेचर चेक करना था, तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना है या फिर 10 और 16 इलेक्ट्रॉन देखना है। तो बच्चों मुझे यहाँ ना 10 इलेक्ट्रॉन दिख चुका है, मुझे यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन दिख चुके हैं, 10। तो आंसर इज बोरॉन। बाकी ये तीन तो कैसे हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन के नंबर तो कैसे इवन नंबर है, सम संख्या में आ रहे। ठीक है, ये भी सम संख्या में है, लेकिन दो ही सम संख्या वाले ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर है जिनमें आपकी जो स्पीसीज है वो पैरामैग्नेटिक आएगी। ये ट्रिक से आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको डायग्राम बना के कुछ भी नहीं देखना है, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आंसर इज डी। क्लियर? चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करिएगा। अब आपको पूछ रहा है जीनॉन टेट्राफ्लोराइड मॉलिक्यूल में जीनॉन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। ओके बेटा, जीनॉन के बारे में आपको क्या पता है, तो जीनॉन जो है वो है 18वें ग्रुप का मेंबर। ठीक है, 18 ग्रुप का मेंबर है कौन, जीनॉन। मींस इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। अच्छा, अब बताइए फ्लोरीन कितने जुड़ रहे हैं इससे, 4। ठीक है, तो आपको पता है फ्लोरीन 4 जुड़ रहे हैं, मतलब जीनॉन के वैलेंस शेल के 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में चले गए।
मतलब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे। और कितने इलेक्ट्रॉन बचे वैलेंस शेल में? 4, जो बॉन्ड बनाने में नहीं जा रहे। तो ये क्या कहलाते हैं? लोन पेयर। ये क्या कहलाते हैं? लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब क्या होता है? लोन पेयर का मतलब होता है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। जिनॉन के पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे। 8 में से बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन कहां चले गए? बॉन्ड बनाने में। ये बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन किसके हैं? जिनॉन के। और 4 इलेक्ट्रॉन किसके बच्चों? ये फ्लोरीन के। फ्लोरीन के तो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, फ्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। क्लियर? और फ्लोरीन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7। तो 6 इलेक्ट्रॉन इधर है और एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में लगा। वैसे ही इस फ्लोरीन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7। एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में लगाया। वैसे ही इस फ्लोरीन की भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7। एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में लगाया। ठीक है। वैसे ही इस फ्लोरीन की भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7। और एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में उसने लगा दिया है। अब मुझे ना जिनॉन का पूछा है उसने। उसने किसका पूछा है? जिनॉन का। जिनॉन में हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। तो जिनॉन एटम जो है, ध्यान से सुनिएगा, जिनॉन जो एटम है वो कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? इधर मैं फिर से बना के बताता हूं। जिनॉन जो है वो 4 फ्लोरीन के साथ, 4 फ्लोरीन के साथ 4 क्या बना रहा है बच्चों? सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ठीक है। और 2 इसके पास क्या है? लोन पेयर। 2 क्या है? लोन पेयर या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अब आपको मैंने पहले पढ़ा के रखा है हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। तो जिस भी एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना होता है उसके लिए एक ट्रिक है बेटा, वो ध्यान से समझना। ठीक है। वो ट्रिक क्या है जी? तो वो ट्रिक ये है कि सेंटर एटम जो होगा, जैसे जीनोन यहाँ सेंटर एटम है, सेंटर एटम के सिग्मा प्लस लोन पेयर का एडिशन करेंगे और एडिशन करने पर जो योग आएगा वो उसका हाइब्रिडाइजेशन। तो इधर मैं हाइब्रिडाइजेशन लिख दे रहा हूं, ये हाइब्रिडाइजेशन यहाँ देखेंगे। अगर आपने किसी मॉलिक्यूल के सेंटर एटम पे सिग्मा और लोन पेयर का एडिशन कितना निकाले हो? 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp। अगर एडिशन कितना आया? 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। अच्छा, अगर एडिशन कितना हो गया? 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आया? sp3। अगर एडिशन कितना आया लोन पेयर सिग्मा का? 5। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d। ओके जी। अगर एडिशन कितना आया? 6। 6 एडिशन आ गया तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अच्छा, अगर एडिशन 7 आ गया तो बताओ sp3d3 यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। बोलो क्लियर? तो अब आओ सिग्मा सॉरी जिनान के पास आते हैं। तो जिनॉन के पास सिग्मा प्लस लोन पेयर का एडिशन कितना? तो सिग्मा कितने बेटा? 4। लोन पेयर कितने? 2। एडिशन कितना आ गया? 6। और 6 एडिशन आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बताओ? sp3d2। क्या है? sp3d2। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। बताओ कौन से नंबर पे आंसर है? आंसर इज डी। डी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था यार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन पीएनएसटी 2011 के अंदर आया हुआ था। देखिएगा इसमें क्या बोला था। अच्छा, जिनॉन डाइफ्लोराइड मॉलिक्यूल जो है इसमें जिनॉन पे हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। सेम ईयर में क्वेश्चन है, शिफ्ट अलग हो सकती है, बाकी सेम ईयर पे क्वेश्चन आया था। चलिए इस पे देखो, अब ध्यान से समझना। अभी मैंने ट्रिक आपको बताई है। जिनॉन के पास आपको सबको पता है, जिनॉन के पास जो है वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। अब 2 इलेक्ट्रॉन जिनॉन के बॉन्ड बनाने में लगे तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन बचे होंगे? 6। 6 इलेक्ट्रॉन बचे मतलब कितने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म? 3। मतलब 3 यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे। क्लियर है? चलो, जिनॉन की वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में गए तो लोन पेयर कितना बचा बच्चों? 3। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2। ओके। तो यहाँ पे अगर मैं सिग्मा प्लस लोन पेयर का एडिशन करूं तो बताओ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2। लोन पेयर कितने? 3। एडिशन कितना आया बेटा? 5। एडिशन कितना आया? 5। और एडिशन 5 आ रहा है मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d। आपको यहां से ऐसे काउंट करना है, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल। टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? 5। तो एडिशन 5 आ रहा है तो टोटल ऑर्बिटल भी 5 आने चाहिए। एक s, 3 p और एक d। इसके जस्ट पहले वाली स्लाइड में अपन ने देखे थे कि अगर एडिशन 5 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3d। वही चीज अभी यहाँ पर अपन ने देखे। ठीक है। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 2012 2012 में पूछा था पीएनएसटी के अंदर वाला क्वेश्चन, देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन। निम्न में से डायमैग्नेटिक स्पेस, अच्छा डायमैग्नेटिक स्पीसीज के लिए क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा देखो मैं दोनों ही ट्रिक बता दे रहा हूं आपको। ये भी क्वेश्चन एमओटी थ्योरी से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्वेश्चन है। आपको पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक जब भी पूछेगा तो डाउट मत लाना। इधर देखिएगा डायमैग्नेटिक स्पेसिस पूछा है, डायमैग्नेटिक स्पेसिस। अच्छा डायमैग्नेटिक स्पेसिस जब भी पूछता है तो जनरली आपको देखो एमओटी थ्योरी जो है ना वो डायटोमिक मॉलिक्यूल के एमओटी सॉरी डायटोमिक मॉलिक्यूल में क्या क्या एक्सप्लेन कर सकती है, बॉन्ड ऑर्डर एक्सप्लेन करती है, आपका मैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन करती है और स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करती है, क्लियर है, एनर्जी को भी एक्सप्लेन करती है। तो अभी हमसे जो पूछ रहा है उस पर हम बात करते हैं। तो डायमैग्नेटिक का मतलब है प्रतिचुंबकीय मॉलिक्यूल या प्रतिचुंबकीय प्रजाति में को चेक करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पे देखना है क्या, पेयर्ड स्पीसीज। एक मिनट, डायमैग्नेटिक चेक करना है तो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखने वाले स्पेस देखना पड़ेगा, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पेसिस। जितने भी डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं जिनमें सम संख्या में इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कैसे होंगे, डायमैग्नेटिक होंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखो 2 4 6 8 12 14 18 20। यहां पे एग्जेप्शन याद रखना 10 एंड 16। ये दोनों जो हैं, ये दोनों जो हैं ये वाली स्पीसीज होती है पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक है ना, इसको याद रखना बस। ये दो है एग्जेप्शन बस, बाकी जितने भी डायटोमिक मॉलिक्यूल जिनमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमेशा डायमैग्नेटिक होंगे, याद रखेंगे। ओके, दूसरा अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको बताना है वो क्या है। अब पैरामैग्नेटिक स्पेसिस भी तो चेक कर लो। अगर पैरामैग्नेटिक आ गए तो क्या करना था, पैरामैग्नेटिक स्पेसिस अगर चेक करना है तो पैरामैग्नेटिक का मतलब अनुचुंबकीय, ठीक है। तो इसको कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे बच्चों अपन देखते हैं ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज, ऐसी प्रजाति जो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखती होगी। या फिर हाँ, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे देखिए इसको भी समझ लीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, 11 13 15 17 19, और ये वाले 10 एंड 16, ये दो इवन नंबर भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं और इस कॉन्सेप्ट से आपको ये क्वेश्चन बड़े इजीली बन जाएगा। देखिएगा जरा, हमको डायमैग्नेटिक पूछा था तो डायमैग्नेटिक बोले तो इवन नंबर चाहिए, 10 और 16 को छोड़ के कोई भी इवन नंबर वाला स्पीसीज है मतलब वो डायमैग्नेटिक है। चलो चेक करते हैं, यहां देखो B2, B2 में बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 5 प्लस 5, दो बोरॉन है तो 5 प्लस 5 तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10, 10 इलेक्ट्रॉन है जी, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन वाला ये तो पैरामैग्नेटिक होता है, गलत हो गई बात भाई, पैरामैग्नेटिक है ना 10 इलेक्ट्रॉन वाला, ये देख रहे हैं अच्छा C2 में आओ, C2 एक कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 12, कितने हैं 12, और 12 तो देखो इवन नंबर पे आ रहा है, मतलब ये हो गया डायमैग्नेटिक, क्या हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया, ठीक है भाई, समझ रहे हो। O2 पे आओ, O2 पे आएंगे, O2 पे देखो एक ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, दूसरे में भी कितने होंगे 8, टोटल कितना हुआ 16। अब 16 इलेक्ट्रॉन भाई, 16 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको यहाँ पर, 16 इलेक्ट्रॉन मतलब पैरामैग्नेटिक, तो ये भी गलत हो गया, हमको तो डायमैग्नेटिक पूछा था, आंसर तो मिल चुका है। लास्ट में आइए 15 नंबर, सॉरी डी नंबर पे आइए, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं 8, तो बताइए कितना आ जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन, ये तो ऑड है, और ऑड वाले तो भैया किस में आते हैं, पैरामैग्नेटिक, तो ये भी हमारा गलत हो गया। मतलब फर्स्ट वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वो एक्चुअल में पैरामैग्नेटिक नेचर शो कर रहा है, वो हमको नंबर भी मिल रहे हैं, देख लीजिए आप, ये 10 16 मिल रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन और 15 इलेक्ट्रॉन, देखो ठीक है। ये तीन जो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ये वाला, ये और ये तीनों पैरामैग्नेटिक के केस है। जबकि 12 नंबर मतलब ये इवन नंबर, देखो यहाँ पर ये इवन नंबर दिख रहा है आपको, ये 12 नंबर अगर इलेक्ट्रॉन किसी के पास है तो वो कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है भाई। चलिए
यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। हाइड्रोजन हैलाइड जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है मैक्सिमम होता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या होता है देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन आपके हैलाइड दिया है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, अब इन चार आपको जो हाइड्रोजन के हैलाइड दिया है, इसमें आपको बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है सबसे ज्यादा किसका होगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जो है ना यहाँ पे होता है HF का सबसे ज्यादा, HCl का उससे कम, HBr का उससे कम और HI का उससे कम। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है? तो इसका रीजन क्या है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो भैया HF का जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, उसका क्या रीजन है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है कौन? HF। HF क्या फॉर्म करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, इसलिए वो कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इसी कारण से उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सबसे ज्यादा। फिर इधर जैसे जैसे बढ़ोगे गैसियस नेचर बढ़ते जाती है, क्लियर है? तो ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और इनके बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है बच्चों? इंक्रीज हो जाता है। तो आंसर इज HF। HF जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से। बेंजीन में कार्बन की संकर्ण अवस्था कैसी होती है ना? क्या बोल रहा है? बेंजीन में कार्बन की संकर्ण अवस्था निम्न के जैसी होती है, ऐसे बोल रहा है। मतलब बेंजीन में जो कार्बन एटम में हाइब्रिडाइजेशन आएगा, वो इनमें से, ये जो स्पीसीज दी है, इनमें ऐसी कौन सी स्पीसीज है जिसमें बेंजीन के समान हाइब्रिडाइजेशन आएगा, बोल रहा है कार्बन में। क्लियर? तो चलो बेंजीन बनाते हैं पहले तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ होता है बच्चों ऐसे, देखिएगा। ये है बेंजीन, ठीक है, इसको ओपन करके लिखते हैं। एक कार्बन है ऐसे, ये कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन, 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 ठीक है। ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एक, यहाँ एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। क्लियर? अब ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है कि हम यहाँ पे किसी भी एक कार्बन को लेते हैं, बेंजीन में सारे कार्बन का नेचर सेम है, और ये देखेंगे कि यहाँ पर जो कार्बन है वो कितने सिग्मा और कितने पाई बना रहा है। तो देखो, एक कोई भी कार्बन लेके चलता हूं मैं, तो ये कार्बन जो है 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा बना रहा है, एक पाई बना रहा है। क्लियर? तो हमको पाई से मतलब नहीं है, हमको किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एटम का अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो मुझे ना उसमें केवल सिग्मा और लोन पेयर आपको चेक करना है। तो कार्बन कितने सिग्मा बनाता है बेंजीन में? एक कार्बन 3 सिग्मा, और इसके पास लोन पेयर ना बेटा 0 है। लोन पेयर क्या है? 0 है। तो एडिशन कितना है बताओ? 3, और एडिशन 3 आ रहा है, मतलब इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। मतलब हम ये समझ गए कि बेंजीन में जो कार्बन है, बेंजीन में जो कार्बन है, बेंजीन में जो कार्बन एटम है, ठीक है, उस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है? तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर आ रहा है, तो ऐसा ही सेम हाइब्रिडाइजेशन ये चार स्पीसीज जो दिया है, इनमें से किस पे आएगा? तो चलो पहला चेक करते हैं, मीथेन। मीथेन जो है इसका स्ट्रक्चर होता है CH4, और मीथेन में जो कार्बन है वो कितने बॉन्ड बना रहा है बताओ? 4 बॉन्ड बना रहा है, और 4 के 4 क्या बना रहा है बताओ जल्दी से? सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। क्या बना रहा है? सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे आप चेक करो, सिग्मा प्लस लोन पेयर का एडिशन आप चेक करोगे, तो सिग्मा तो 4 है, लोन पेयर यहाँ 0 रहेगा, तो एडिशन कितना आया जी? 4। एडिशन कितना आया? 4। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3 होगा। तो पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। क्यों? क्योंकि हमको तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन लाना है, मीथेन में नहीं आएगा। सेकेंड वाले पे आते, सेकेंड वाले पे आते, देखिएगा। सेकेंड क्या है? इथेन। इथेन का स्ट्रक्चर होता है, सॉरी फॉर्मूला होता है C2H6। अच्छा, यहाँ पे अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, तो ये इथेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, ये ओपन करके आपको बता रहे हैं ताकि बॉन्डिंग क्लियर नजर आए। इस कार्बन पे अगर हम बात करेंगे तो कितने सिग्मा बना रहा है? 4। ये कार्बन पे भी बात करेंगे, कितने सिग्मा बना रहा है? 4। अच्छा, अगर ये कार्बन किसी भी कंपाउंड में कार्बन अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है? sp3 आती है, याद रख लो बस आप, है ना। तो यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। क्लियर?
तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब ये भी गलत हो गया, हमको तो sp2 ढूंढ रहे हैं हम लोग। क्लियर? तो इसको आप नोट कर लेना, मैं इसी को मिटा रहा हूं यहां से। क्लियर है? ठीक, चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं अभी फिलहाल यहां से, इसको आप नोट कर लेना फिर। ओके, चलो मैं इस साइड बता दूं इसको। देखिएगा, दो ऑप्शन मेरे पास और बच गए, इथीन और क्या बच गया, इथाइन बच गया। ठीक है, तो इथीन को देखो, चलो इथीन को देखो, सी, इथीन। इथीन में क्या है, इथीन का सूत्र क्या होगा, सबसे पहले C2H4, ये इथीन का सूत्र है। फॉर्मूला क्या बनता है, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H एक, यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H और यहाँ पर एक H। ओके, किसी भी एक कार्बन की अगर हम बात करेंगे कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो ये कार्बन कितने सिग्मा बना रहा है, 3। ये भी कार्बन कितने बना रहा है, 3। तो अगर कार्बन यहाँ 3 सिग्मा बना रहा है, लोन पेयर 0 है, तो सिग्मा प्लस लोन पेयर आप करोगे तो सिग्मा 3 है, लोन पेयर कितना है, 0। तो एडिशन कितना आएगा बेटा, 3, और 3 एडिशन आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। ये करेक्ट आंसर है, ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। मतलब आंसर इस क्या हो जाएगा, इथीन। क्या हो जाएगा, इथीन। चलो लास्ट वाले भी ऑप्शन पे आ जाओ, डी वाला इथाइन दे रहा है। इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H2। क्लियर? इसका स्ट्रक्चर बना के देखोगे तो ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। ठीक है, इसमें कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो 2, और यहाँ पे 2 पाई होते हैं। वैसे ये भी कार्बन कितने सिग्मा बना रहा है, 2। तो किसी भी एक कार्बन पे आप सिग्मा प्लस लोन पेयर चेक करोगे तो सिग्मा तो कितना है, भाई सिग्मा बॉन्ड कितने, 2 है ना, लेकिन लोन पेयर कितना है, 0। एडिशन कितना आया, 2। एडिशन कितना आया, 2, और एडिशन 2 आया तो हाइब्रिडाइजेशन sp। तो लास्ट वाले में हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, sp। ये भी गलत हो गया, ये दोनों भी गलत हो गए। मतलब इसमें कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा था, sp3। इस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा था कार्बन पे, sp3। इस पे क्या आ रहा है कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन, sp2। और इस पे क्या आ रहा है, sp। और हम जो क्वेश्चन हमसे पूछा था कि बेंजीन में हाइब्रिडाइजेशन कैसे आएगा, तो बेंजीन में, बेंजीन के कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा, और उसके सिमिलर आंसर कौन सा होगा, हमारा सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, एन एग्जांपल ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, उनका स्ट्रक्चर बना के हम लोग देखेंगे। ठीक है भाई, उनका स्ट्रक्चर बना के हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिएगा, ठीक है। ओके, देखिए सबसे पहले हमारे पास दिया है पैराक्लोरोफिनॉल। ओके, पहले ऑप्शन में दिया है पैराक्लोरोफिनॉल। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, पैराक्लोरोफिनॉल, ये बना पैराक्लोरोफिनॉल। बी वाले कैसे बनाएंगे, बी वाले का नाम क्या है, आर्थोक्लोरोफिनॉल। ओके, ये हमारे पास है आर्थोक्लोरोफिनॉल। ओके, सी है हमारे पास पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ओके, और डी वाला है हमारे पास क्या, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। एक मिनट है ना, पैरा वाले को मैंने आर्थो लिख दिया, एक मिनट एक मिनट। सी वाला जो था पैरा डाइक्लोरोबेंजीन वो ऐसे आएगा, डी वाला देखो, डी वाला था आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये कुछ ऐसे, ये ऐसे आएगा। अब देखो ये चारों का स्ट्रक्चर मैंने बना लिया है। अब आपको क्या पूछा है, अब आपको क्या पूछा है वो देखो, इंटर मॉलिक्यूलर। एक्चुअल में ना इंग्लिश में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, हिंदी में ठीक है। ये एक्चुअल में इंट्रा है, ये इसको आप सुधार लेना, इंट्रामोलिकुलर है, इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, अंतःअणुक हाइड्रोजन बॉन्ड किस में होगा, तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग जब फिनॉल के फिनॉल के कुछ कंपाउंड पढ़ते हैं, जैसे ये वाला आर्थोक्लोरोफिनॉल, ये और पैराक्लोरोफिनॉल, तो इसमें ये जो आपके पास ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल दिख रहा है और ये नीचे वाला जो मॉलिक्यूल दिख रहा है,
ये इस मॉलिक्यूल को अगर हम बात करें, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्थोक्लोरोफिनॉल। इसमें जो है ये OH ग्रुप जो है, इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर रहा हूं, ये एक्चुअल में स्पेस में कुछ ऐसा नजर आता है, ठीक है। और ये जो क्लोरीन है, ये, इसको मैं ऐसे बता दे रहा हूं, ऐसे यहां पे क्लोरीन कुछ ऐसे होगा। तो क्या होता है कि जब कोई साइक्लिक कंपाउंड है, इसमें आर्थो पोजीशन पे कोई एक्टिव हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा कोई हाइड्रोजन है, तो ये एक्टिव हाइड्रोजन होता है। और इसके सराउंडिंग में कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आए तो इनके साथ एक वीक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और इस वीक बॉन्ड को ही हम बोलते हैं यहां पर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये एक चीज याद रखना कि बच्चों, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड आर्थो पोजीशन पे ही बनता है, ठीक है, आर्थो पोजीशन पे ये फॉर्म होता है। और इसके काफी सारे एग्जाम्पल है जो एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। जैसे मैं एक दो एग्जाम्पल और बताता हूँ आपको, तो हमारा करेक्ट आंसर तो बी हो गया, लेकिन जैसे एक दो एग्जाम्पल में और आपको डिस्कस करूं, जैसे कि मान लीजिए मैं एक नई स्लाइड लेके बता दे रहा हूँ आपको, देखिएगा ध्यान से। ओके, अभी मैंने क्या बात किया, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल, अभी मैंने किसकी बात किया था यहाँ पे, अभी हमको जो दिया था आर्थोक्लोरोफिनॉल, ये दिया था आपको आर्थोक्लोरोफिनॉल। मैं एक दो एग्जांपल और आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, देखिएगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, दूसरा एग्जांपल देखिए यहाँ पर, आर्थोफ्लोरोफिनॉल भी हो सकता है। आर्थोफ्लोरोफिनॉल मतलब यहाँ पर एक रिंग बनेगी, कितने मेंबर, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। यहाँ पर भी एक 5 मेंबर रिंग बनेगी, क्लियर है। इसको हम बोलते हैं आर्थोफ्लोरोफिनॉल, ठीक है। थर्ड नंबर पे आओ, एक और एग्जांपल देखते हैं। आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, इसका नाम हो जाता है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड। इसी को सैलिसिल एल्डिहाइड भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सैलिसिल एल्डिहाइड। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन का। तो ये जो बॉन्ड मैं बता रहा हूँ वो कौन सा बॉन्ड है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एक ही मॉलिक्यूल में दो अलग अलग ग्रुप्स के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से एक लास्ट एग्जांपल देख लीजिएगा। आर्थोनाइट्रोफिनॉल, यहाँ बनता है आर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो जनरली आपको ये बात याद रखना है कि अगर आपको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोला तो आर्थो पोजीशन पे दो ग्रुप चाहिए, उसमें से एक ग्रुप ऐसा होना चाहिए जिसमें हाइड्रोजन हो, और वो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हो, तभी जाके वो एक्टिव हाइड्रोजन होगा, ठीक है। और उसके सराउंडिंग जो एलिमेंट जुड़ा होगा, है ना, जस्ट आर्थो पोजीशन पे, वो कैसा होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला होना चाहिए, तब जाके वो उसके साथ वीक बॉन्ड बनाएगा, और ये क्या कहलाएगा, आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अभी अपन क्वेश्चन पे रिटर्न आते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था, एन एग्जांपल ऑफ एन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लियर। तो ये हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, पीएनएसटी में पूछा था 2013 के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द मोस्ट स्टेबल स्पीसीज, फिर से एमओटी का क्वेश्चन है, फिर से एमओटी का क्वेश्चन बहुत आसान है यार। एमओटी थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और इससे आप क्या क्या बताते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आप क्या निकाल पाते हो, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है क्या, हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों आबंद कोटि। क्या बोलते हैं, आबंद कोटि। अब बॉन्ड ऑर्डर जो है, किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल की बॉन्ड ऑर्डर जितनी ज्यादा आती है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा है। मतलब बॉन्ड ऑर्डर जितनी ज्यादा बढ़ेगी
उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी, इतना याद रखना है। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, जितनी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। अब ये जो चार ऑप्शन दिया है इसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाले, मैं ट्रिक बताऊंगा, उससे आपसे क्लियर हो जाएगी चीजें। देखो यहाँ पे सबसे पहले डायटोमिक मॉलिक्यूल अगर दिया है तो आपका पहला काम क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करना, उस पर कुछ नहीं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो काउंट करते यार आता है सबको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको काउंट करते नहीं आ रहा है, मतलब बहुत दिक्कत है। तो काउंट करना तो सबको ऐसे आता है, देख लेते हैं। अगर मेरे पास कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करना है, क्लियर। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सा, चलो ऐसे लिखते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी स्पीशीज के पास 8 है, 9 है, 10 है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये है 20, ठीक है, ऐसे अपन ने लिखा। ओके, तो उनके लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगी, उनके लिए बॉन्ड ऑर्डर मींस आबंध कोटि क्या आने वाली, चेक करते। बहुत आसान ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से समझना। सबसे पहले 14 पे आते हैं, ठीक है। अगर किसी मॉलिक्यूल में कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल का मतलब दो एटम वाला मॉलिक्यूल, ठीक है, दो एटम से बना मॉलिक्यूल, उसमें 14 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर हमेशा कितनी आएगी, 3। अब यहां से इधर भी चलना है, इधर भी चलना है, जस्ट एक इलेक्ट्रॉन कम किए तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो गई, 2.5। 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर दिया तो बॉन्ड ऑर्डर फिर से 0.5 से इंक्रीज हो गई, सॉरी डिक्रीज हो गई। ध्यान से पहले समझिए, 14 इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूल में तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी आई, 3। अगर एक इलेक्ट्रॉन कम किए तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 से कम हुई, मतलब 0.5 से कम हुई, और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दी तो फिर बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, फिर आप एक इलेक्ट्रॉन कम करो तो 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर कम होते जाएगी, तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो गई, 2। फिर एक इलेक्ट्रॉन कम किया तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से फिर कम हो गई, तो 1.5 हो गया। फिर एक इलेक्ट्रॉन कम किए तो ये हो जाएगी 1 बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। और फिर एक इलेक्ट्रॉन कम किया तो ये 0 पॉइंट क्या हो गई, 5, और एक इलेक्ट्रॉन कम किया तो इसके लिए कितनी आ गई, 0। बोलो क्लियर। सिमिलरली इधर एक एक इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम होते जाएगी। 15 में 2.5 थी, 16 में 2 हो गई, 17 में कितनी हो जाएगी, 1.5, 18 में कितनी हो जाएगी 1, 20 में कितनी, सॉरी 19 में कितनी हो जाएगी 0.5, और 20 में कितनी हो जाएगी 0। बोलो क्लियर। तो ये ट्रिक याद रखना। इसके बाद अब ये तो पहला केस था, केस नंबर सेकंड, ये भी आपको काम में आने वाला है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायटोमिक मॉलिक्यूल में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायटोमिक मॉलिक्यूल में 1 आ गए, 2 आ गए, 3 आ गए, 4 आ गए, 5 आ गए, 6 आ गए और 7 आ गए। अभी मैंने 8 तक आपको बता दिया था, तो यहां तक 7 तक देखो। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 7 तक जा सकते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर पे क्या फर्क पड़ेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर देखो, अगर 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 0.5, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी आ गई 1, अगर 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी आ गई 0.5। अच्छा, अगर 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 0, अगर 4 आ गए तो 0, अगर 5 आ गए तो 0.5। अच्छा, और 6 आ गए तो कितनी हो गई 1, और 7 आ गए तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगी फिर से 5। ठीक है, ध्यान से सुनो, 0.5 1, 0.5 फिर 0, फिर 0.5 1 और 0.5, इसको याद कर लो अच्छे से, बिल्कुल क्लियर, कहीं पे भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब देखो यहाँ डायरेक्ट आंसर बताऊंगा मैं आपको, डायरेक्ट आपका यहाँ पे आंसर आने वाला है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है तो डायरेक्ट आंसर देखो, एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जल्दी से बता दीजिए बच्चों, कितने होते हैं। एक ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, तो दो ऑक्सीजन के पास 8 + 8 कितना हो जाएगा बेटा 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी, यहां पर देखो, अच्छा ये माइनस और प्लस लगा है ना, उसका मतलब समझेंगे अभी, ठीक है। दो ऑक्सीजन है, O2 2 माइनस है, तो दो ऑक्सीजन है तो 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब भी नेगेटिव चार्ज आपको किसी मॉलिक्यूल के ऊपर दिखेगा मतलब उस पर उतने इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं, ठीक है। तो यार कितना नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, 2 नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं यहाँ पर। तो पहले से कितने इलेक्ट्रॉन थे 16, दो ऑक्सीजन है तो 16 इलेक्ट्रॉन, और दो इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है जी, यहाँ आओ, दो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 16, एक नेगेटिव चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 17। अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ देखो दो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 16, लेकिन 2 पॉजिटिव चार्ज लगा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, निकल गए। तो बताओ 16 में से 2 गए तो कितने बचे 14, तो ये 14 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी, अब मैंने आपको जो ट्रिक बताया उससे बॉन्ड ऑर्डर क्या आप बता पाएंगे, बिल्कुल बता पाएंगे। तो देखो 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितनी आती है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ बॉन्ड ऑर्डर। यहां से अपन चलेंगे बॉन्ड ऑर्डर के केस पे। सबसे पहले 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितनी आ गई 2,
देखिएगा ध्यान से, 16 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितनी आती है, तो 2 आ जाएगी, ये 2 आ गई, ओके जी 2 है, ओके। फिर आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन पे, तो 18 इलेक्ट्रॉन पे कितनी आती है बॉन्ड ऑर्डर, 1, ओके यहाँ पे 1 आ गई। यहाँ पर आइए O2 माइनस पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 17, तो 17 पे कितनी आ गई, 1.5, ओके जी, ठीक है। और O2 2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 14, और 14 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर कितनी आती है, 3। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसकी आ गई, O2 2 प्लस की आ गई। और मैंने पहले आपको क्या बोला, बॉन्ड ऑर्डर जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, तो आंसर इज डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका बॉन्ड ऑर्डर से और स्टेबिलिटी से। ये ट्रिक जो मैंने आपको बताया है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। इस ट्रिक की हेल्प से आप बॉन्ड ऑर्डर की स्टेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन आप कर सकते हो। और कई बार आपको ना बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे कम किसकी बॉन्ड ऑर्डर है, ऐसे करके भी क्वेश्चन आता है। तो ये ट्रिक आपको बिल्कुल माइंड में सेट रहनी चाहिए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, किसका गलनांक सबसे अधिक है, चलो बना के देखते हैं। किसका मेल्टिंग पॉइंट जो है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, ऐसे बोल रहा है। चलो चेक करते हैं। ऑप्शन पहला, ऑप्शन फर्स्ट क्या बोलता है बेटा, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसे। बी वाला जो है, बी वाला जो है ये होता है आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। दूसरा बोल रहा है आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, तो आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन कैसे रहेगा, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, 1 2 पोजीशन कहलाती आर्थो, ओके ठीक है। सी वाले में चलो, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। मेटा डाइक्लोरोबेंजीन क्या होता है, तो बच्चों बेंजीन रिंग में 1 3 पोजीशन कहलाती है ये वाली मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। और लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला जो है ये होता है क्या, क्या पूछा है आपको, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अच्छा, अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा, ठीक है। तो जनरली यहाँ पर जो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका, वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, रीजन भी इसका मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है सबसे ज्यादा ये वाला, कौन सा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, उसका क्या रीजन है कि बच्चों ये जो मॉलिक्यूल होता है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन जो होता है, ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जिसमें जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन जो आपस में मॉलिक्यूल जुड़ के इसको बना रहे हैं, इनके बीच जो पैकिंग होती है, जो पैकिंग होती है वो क्लोज पैकिंग होती है, बहुत ही अच्छी पैकिंग होती है, जिसके कारण इसकी जो लैटिस एनर्जी है, लैटिस एनर्जी जो है, जालक ऊर्जा जो है वो हाई हो जाती है, ठीक है। और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब इसमें देखो क्या होता है कि जो पैरा पोजीशन में क्लोरीन जुड़े हैं, अगर इनकी बात करेंगे, अगर हम इसकी क्रिस्टल बनाएंगे इसका, तो इसका जो मॉलिक्यूल है वो बड़े सीक्वेंस में अरेंज होते चलेगा, सीक्वेंस में अरेंज होते चलेगा। लेकिन इन पे अगर हम बात करेंगे, तो इनमें जो ग्रुप है वो वेरियस टाइप से लगे, कोई आर्थो पे लगाए, कोई मेटा पे लगाए, मतलब इनमें जो सीक्वेंस होगा वो उतना अच्छा नहीं होगा जब ये क्रिस्टल फॉर्म करेंगे। लेकिन ये जब बार बार रिपीट होंगे, तो इनके जो क्रिस्टल होंगे ये बहुत अच्छे नेचर के होंगे, क्यों, क्योंकि इनकी पैकिंग जो होगी वो बहुत अच्छी पैकिंग होगी, और पैकिंग अच्छी होगी तो इसको इनको तोड़ने के लिए, इसकी पैकिंग को तोड़ने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इस कारण से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा आता है, क्या आता है, ज्यादा आता है। तो डी वाला करेक्ट आंसर इस पे हो गया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा ध्यान से। सेम हाइब्रिडाइजेशन वाले मॉलिक्यूल का पेयर पहचानने के लिए बोला था, चलो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया हूं, फिर से एक बार बताता हूं, देखना ध्यान से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इस पे दिया है बच्चों BF3। BF3 जो है, और क्या दिया था, NH3। अब ध्यान से सुनना स्ट्रक्चर, बोरॉन सेंटर एटम है यहाँ पे, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, 3, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये 3 बॉन्ड इसने बना लिया, ठीक है। तो कितने सिग्मा बॉन्ड बने बेटा, 3, है ना। तो 3 सिग्मा बॉन्ड बने, तो सिग्मा तो 3 है, लोन पेयर है 0, एडिशन कितना आ गया, 3। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या आया, sp2, क्या आया, sp2 आया। NH3 में नाइट्रोजन सेंटर एटम है, नाइट्रोजन क्या है, सेंटर एटम है। इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 5 में से बेटा 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में लग गए, एक इसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, क्या होता है, लोन पेयर होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म के फॉर्म में रहते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड कितने बनाया, 3, लोन पेयर कितना है, 1, सिग्मा बनाया 3,
लोन पेयर कितना है 1, एडिशन कितना है बेटा 4, sp3 संकरण है। मतलब पहला पेयर तो हो गया गलत। क्या उसने क्या पूछा था हमको, उसने पूछा था कि सेम हाइब्रिडाइजेशन वाला पेयर बताओ ना, तो पहला वाला तो नहीं हो सकता। दूसरे पेयर में आते हैं, दूसरे पेयर में क्या बता रहा है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉरी ऑप्शन नंबर सेकंड, BF3। अभी थोड़ी देर पहले मैंने BF3 बता चुका हूं आपको, तो BF3 तो डायरेक्ट अभी अपन कर चुके हैं। तो BF3 में क्या आ चुका है हाइब्रिडाइजेशन बोरॉन पे, sp2। इसके साइड वाला बनाते हैं SnCl2। अच्छा SnCl2, चलो कॉन्सेप्ट से बना रहे हैं। वैसे जनरली टीन जो है वो दिक्कत करता है, लेकिन कॉन्सेप्ट से देखो, टीन कौन सी फैमिली में आता है, कार्बन फैमिली में। और कार्बन फैमिली वाले जो मेंबर होते हैं उनकी वैलेंस सेल में जो है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में चले गए। ओके, और इसके पास एक क्या बच गया, लोन पेयर। क्या बच गया, लोन पेयर। तो सिग्मा कितने हैं 2, लोन पेयर 1 है, सिग्मा 2, लोन पेयर 1। तो बताओ एडिशन कितना आया 3। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp2। यही हमारा आंसर निकल गया, यही हमारा क्या निकल गया आंसर। हालांकि मैं और चेक कर रहा हूं, ध्यान सुनना, ये दोनों में sp2 आ गया। दो ऑप्शन है उसको भी चेक करेंगे। चलिए देखिए ऑप्शन नंबर सी, यहां पर देखो SnCl2। अभी मैंने इस पे आपको हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताया हूं क्या है sp2। BeCl2 की अगर हम बात करेंगे तो बेरिलियम जो होगा, बेरिलियम जो होगा इस पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल पे, बेरिलियम होता है सेकंड फैमिली का मेंबर, और इसके पास वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंस सेल में है और ये 2 बॉन्ड बना रहा है। तो कितने सिग्मा बॉन्ड बनाया 2, लोन पेयर होगा नहीं, सिग्मा बॉन्ड है 2, लोन पेयर इसके पास हो गया 0, एडिशन आ गया 2, तो हाइब्रिडाइजेशन sp गलत हो जाएगा, क्योंकि एक sp2 और एक क्या है sp, गलत हो गया भैया। फोर्थ नंबर पे आते हैं, फोर्थ नंबर पे CO2 और SO2। चलो CO2 और SO2 चेक करते हैं। तो CO2 जो होगा इसमें कार्बन के पास वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं 6। तो कार्बन सेंटर एटम, सेंटर एटम है ना, हम इसकी बात करेंगे। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस सेल में, चारों के चारों बॉन्ड बना लिए। मतलब इसके पास जो है कितने सिग्मा बॉन्ड है ये बताओ, 2। सिग्मा बॉन्ड कितने, 2। लोन पेयर होगा नहीं, सिग्मा 2 है, लोन पेयर है 0, एडिशन कितना आया 2, तो हाइब्रिडाइजेशन sp। CO2 में हाइब्रिडाइजेशन क्या आया sp। दूसरा एग्जांपल देखो SO2। SO2 में सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन ऐसे जुड़े हुए हैं, और एक क्या है इसके पास लोन पेयर, एक क्या है लोन पेयर। या आप ऐसे भी कर सकते हो, इसका स्ट्रक्चर अगर आप किसी को डाउट आता है तो आप इसको ऐसा भी कर लो, SO2 का स्ट्रक्चर आप ऐसा बना लो। ठीक है, ये सल्फर डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन जुड़ा है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ता है, और एक क्या होता है लोन पेयर। तो ये है लोन पेयर, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ए। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए और लोन पेयर कितने हो गए, तो सिग्मा बॉन्ड है 2, लोन पेयर है 1, एडिशन कितना आया 3। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होता है sp2। मतलब ये डी वाला भी आंसर गलत है, क्यों, क्योंकि CO2 में sp हाइब्रिडाइजेशन और SO2 में आता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो करेक्ट आंसर इज बी। क्लियर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, देखिएगा ध्यान से, ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। क्या बोला था, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, यहाँ पे वो क्या बोल रहा है देखो, स्केलर, या इसको अपन बोल सकते हैं नॉन डायरेक्शनल। ओके, देखो अदेशिक का मतलब होता है नॉन डायरेक्शनल, ये स्केलर का मतलब होता है नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड यहां पर। ओके, तो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना। जनरली हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं थोड़े से बॉन्ड्स की चर्चा कर रहा हूँ। कोवेलेंट बॉन्ड इसको हम बोलते हैं सहसंयोजी बॉन्ड, सहसंयोजी बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है बच्चों, ये डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल बॉन्ड। ठीक है, देसी कार्बन, इसको हम बोलते हैं देसी कार्बन। क्यों, क्योंकि ये कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं। दूसरा, नॉन मेटल के बीच बनते हैं, अधातुओं के बीच बनते हैं। तीसरा, इनमें ओवरलैपिंग होती है, अति व्यापन आपने पढ़ा होगा, अति व्यापन से बॉन्ड बनते। क्लियर है, तो बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड की कंडीशन तो ये है। ठीक है, नॉन मेटल बोले तो आपको यहाँ पे दिखेगा हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, है ना,
फास्फोरस, ऐसे बहुत सारे आपके पास नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के बीच ये बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। दूसरा एक बॉन्ड होता है बच्चों आयनिक बॉन्ड। क्या होता है? आयनिक बॉन्ड। और ये आयनिक बॉन्ड की खास बात क्या होती है कि बच्चों ये होता है नॉन डायरेक्शनल। ये क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, ठीक है। ये नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है जो हमको पूछा गया एग्जाम के अंदर, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बनता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है। क्लियर है? ठीक। तीसरी कंडीशन क्या है कि ये जो है मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। मेटल और नॉन मेटल, मतलब इस बॉन्ड में आप एक मेटल को देखोगे और एक नॉन मेटल को देखोगे, ठीक है। ठीक है भाई। हम मेटल बोले तो यहाँ पे सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, रुबिडियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है। एस ब्लॉक मेटल जनरली यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग। कौन सी ब्लॉक? एस ब्लॉक मेटल यूज करते हैं। क्लियर? नॉन मेटल में तो मैंने लिखवा दिया था अभी बहुत सारी, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, ये सारे के सारे ये इधर आ जाएंगे, ठीक है। ओके। तो आयनिक बॉन्ड देखा, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच ये बनेगा। क्लियर? अब देखो, हमको यही तो पूछा था, हमको यही वाला तो पूछा है, हमको नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड ही पूछा है उसने, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड ही पूछा है। तो बच्चों आइए इधर, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड के लिए हमको देखना है आयनिक बॉन्ड। कौन सा देखना है? आयनिक बॉन्ड। और ये किस पे बनता है? मेटल और नॉन मेटल के बीच। तो बच्चों यहां तो देखो, ये तो नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, इसमें तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। यहाँ पे दोनों क्लोरीन है तो दोनों नॉन मेटल, यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। HF में हाइड्रोजन फ्लोरीन दोनों नॉन मेटल है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। लेकिन यहाँ पे मेटल है, कौन है? सोडियम। और क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। तो बच्चों यहां पे बनेगा आयनिक बॉन्ड, और ये होता है नॉन डायरेक्शनल। क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा बताओ? डी हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर पे देखो, 13 नंबर पे क्या देखते हैं? 13 नंबर पे क्या बोला है? मॉलिक्यूल जो अष्टक नियम, मॉलिक्यूल जो अष्टक नियम जो है का पालन नहीं करेगा। अच्छा, मतलब कहने का क्या है, ये जो मॉलिक्यूल आपको दिए उसमें जो सेंटर एटम है उसके पास बॉन्ड बनाने के मॉलिक्यूल बना रहा है, तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? चलो चेक करते हैं। पहला अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन है, वैलेंस सेल में ना इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 15 ग्रुप का मेंबर है। कितने हाइड्रोजन जुड़े बताओ? इसके पास 3। और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 1। ओके, तो ये 3 हाइड्रोजन के साथ ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके 3 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ऐसा बचा हुआ है। तो ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं आपको, ये लोन पेयर है, ठीक है। तो बताओ, जब अमोनिया बॉन्ड बना रहा है, सॉरी नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है अमोनिया मॉलिक्यूल में, तो इसके पास यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, ये दो और ये दो, कितने हो गए? 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे, मतलब इसका ऑक्टेट कैसा है? कंप्लीट है। इसका ऑक्टेट कैसा है? कंप्लीट है। ओके जी, पहला वाला तो नहीं हो सकता। बी वाले पे आते हैं, बी वाले पे आते हैं। CH4, CH4 में कार्बन सेंटर एटम है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन की बाहरी कक्षा में? 4, ये आपको पता ही होगा, है ना। और हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सबको पता है। ओके, ये 1 इलेक्ट्रॉन मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखो, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में रखता है और वो चारों के चारों बॉन्ड बनाने में लगा देता है। अब बताओ, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो 2 4 6 और 2 8। ऑक्सीजन के, सॉरी, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस सेल में? 8। मतलब इसका भी ऑक्टेट क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। इसका भी ऑक्टेट क्या हो चुका है? कंप्लीट। ये भी गलत हो गया, हमको तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होना चाहिए पूछ रहा है। सी वाले पे आओ, वाटर, वाटर बोले तो H2O, H2O में सेंटर एटम कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास वैलेंस सेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन होता है 16 ग्रुप का मेंबर। अब बताओ, इसमें से कौन जुड़ा है ऑक्सीजन से? 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो 2 हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हुए हैं भैया, ठीक है। तो 2 बॉन्ड ऐसे बना लिया ऑक्सीजन ने, 2 हाइड्रोजन के 1 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 4 6 और 2 8। इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट क्या है बताओ? कंप्लीट है। मतलब ये भी हमारा एग्जाम्पल, ये भी हमारा आंसर नहीं है, इसका भी स्टेप कंप्लीट है। लेकिन डी वाले ऑप्शन पे आइएगा, डी वाले पे आइए, BF3 सेंटर एटम कौन है? बोरॉन। और बोरॉन के पास बच्चों ये 13 ग्रुप का मेंबर है बोरॉन, और इसके पास वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरॉन के पास? 3। अब ये 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। 3 हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके। तो बताओ, टोटल वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 4 और 2 6। मतलब इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब इसका ऑक्टेट कैसा हो गया? इनकम्प्लीट हो गया।
ऑक्टेट कैसा हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। मतलब आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी वाला करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पे हो जाएगा। चलिए और 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, देख लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा जरा, दो पाई बॉन्ड रखने वाला मॉलिक्यूल बताओ। पहला ऑप्शन BeCl2। BeCl2 जो मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। BeCl2 का बेरिलियम जो है दो क्लोरीन के साथ दो बॉन्ड बनाता है, ये तो सिग्मा सिग्मा ही बॉन्ड है, गलत हो गया, हमको तो दो पाई पूछा था। बी वाले पे आओ, C2H2। C2H2 जो मॉलिक्यूल है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, ठीक है, और कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है और इधर सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो अब देखो जरा ध्यान से यहाँ पे समझना, ये 3 बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होता है और दो बॉन्ड क्या होते हैं, पाई। तो यहाँ वही तो पूछा था, दो पाई बॉन्ड रखने वाला मॉलिक्यूल, तो दो पाई बॉन्ड दिख गए, तो ये बी वाला करेक्ट आंसर है। ठीक, सी वाला भी ऑप्शन चेक कर लो, O2। O2 मॉलिक्यूल में कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड बनते हैं, दो। कितने बनते हैं, दो। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने दो इलेक्ट्रॉन चाहिए रहते हैं। तो ये दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके दो बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे एक सिग्मा है और एक क्या है, पाई है, तो गलत हो गया, हमको तो दो पाई पूछा था, तो यहाँ पे एक ही पाई है। डी वाले पे आइए, F2। F2 मॉलिक्यूल में फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच पे कितने बॉन्ड बनेंगे, तो भैया फ्लोरीन की बाहरी कक्षा में ना 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने, 7। अब बताओ फ्लोरीन को अस्तर कंप्लीट करने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेंगे, एक। तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो एक बॉन्ड बनता है। गलत हो गया ये भी, हमको तो एक सिग्मा बॉन्ड थोड़ी ना पूछा था, हमको तो दो पाई बॉन्ड पूछा था। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। इथीन इसका, सॉरी इथाइन इसका नाम है, या इसको एसेटिलीन भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 50 नंबर, निम्न में से किसमें अंतःआण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने जस्ट ऐसे ही क्वेश्चन करवाया था, पीएनएसटी 2015 में ये क्वेश्चन आ गया है। स्ट्रक्चर बनाऊंगा, आप बता दोगे, जल्दी से चेक करना, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट क्या है, आर्थोनाइट्रोफिनॉल। एक मिनट है ना, हाँ ठीक है, आर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये OH, ये NO2। बी, सेलिसिल एल्डिहाइड। सेलिसिल एल्डिहाइड ऐसे लिखते हैं, ये सेलिसिल एल्डिहाइड, ओके। सी, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। डी, बोथ ए एंड बी। बिल्कुल सही है, बोथ ए एंड बी बिल्कुल सही है। मैंने ये वाले एग्जांपल भी आपको करवाया था, प्रीवियस क्वेश्चन पे जाके देख लो। आर्थो पोजीशन पे आर्थो नाइट्रोफिनॉल, और ये मैंने बताया था सेलिसिल एल्डिहाइड। आर्थो पोजीशन पे रहेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा, मतलब ए और बी दोनों करेक्ट है, इसलिए लास्ट वाला डी वाला करेक्ट आंसर है, मतलब डी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसका मैंने ब्रीफ एक्सप्लेनेशन जो है बता दिया था। 16 नंबर पे आते हैं। 16 नंबर, निम्न में से किसमें बंध क्रम का मान सर्वाधिक है। ध्यान सुनिएगा, बंध क्रम मतलब बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है, और बॉन्ड ऑर्डर के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी अभी, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर बोल रहा है, तो ए में देखो, ए में F2 मॉलिक्यूल है, कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। एक फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन, तो दो के पास कितने, 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बी वाले में C2, दो कार्बन है तो 6 दूनी 12, कितने इलेक्ट्रॉन है, 12, 12 इलेक्ट्रॉन है। सी में देखो N2, N2 में कितने इलेक्ट्रॉन है जी, 14, दो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो। और डी वाला जो है O2, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 16। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखाया था, उस पे मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितनी आती है, 3, ठीक है। 12 इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी आएगी, तो 13 के लिए कितनी आती है, 2.5, ठीक है। और 12 के लिए कितनी आ जाएगी, 2, ओके। 16 के लिए भी कितनी आ जाएगी, 2, और 18 के लिए कितनी आएगी, 1। तो आपको क्या पूछा था, निम्न में से किसमें बॉन्ड ऑर्डर का मान सबसे ज्यादा है, तो आंसर हो जाएगा सी। सी मींस N2 में, सी मींस N2 में, क्लियर। नेक्स्ट आता है आपके पास 17। 17 नंबर पे क्या बोल रहा है, देखो जरा। 17 नंबर पे जो है आपको बोल रहा है, निम्न में से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। बस इसके बाद एक और क्वेश्चन बचा है, ध्यान से देखिएगा। ऐसा पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा भाई, देख लो ध्यान से। पहला O2 मॉलिक्यूल है,
O2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल? 16, ठीक है। और इसमें अगर हम एमओटी डायग्राम इसका बना के देखें तो इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? दो। चेक करके देख लेते हैं। देखो, अगर मैं इसका एमओटी डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो कैसे बनेगा O2 का? देखिएगा जरा ध्यान से। सबसे पहले ऑक्सीजन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। 1s2 2s2 2p क्या होता है? 4, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो, हम लोग जब इसका डायग्राम बनाते थे, एमओटी डायग्राम बनाते थे, तो s ऑर्बिटल के सामने s ऑर्बिटल को लिखते थे, फिर दूसरे s ऑर्बिटल के सामने दूसरे s ऑर्बिटल को लिखते थे, यहाँ पे 3p ऑर्बिटल के सामने 3p ऑर्बिटल को ऐसे लिखते थे। ओके, ये पहला 1s, ये 2s, और यहाँ पे 2px 2py, और ये क्या है? 2pz, ठीक है। यहाँ पर ये 1s, ये 2s, ये 2px 2py, और ये 2p क्या है? z, ठीक है। इधर एक ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 1s में 2, इसके 1s में कितने? 2, इसके 2s पे कितने? 2, इसके 2s पे कितने? 2। क्लियर हो रही बात? समझ में आ रही सबको? क्लियर है? ओके। पी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, तो ये 1 2 3 और ये 4। यहाँ पे बताओ 1 2 3 और ये क्या है? 4। ओके। अब क्या होता था कि ओवरलैपिंग होती थी। सेम टाइप के ऑर्बिटल में क्या होती थी? ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग होगी तो एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता था, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई 1s में, तो एक यहाँ एंटी बॉन्डिंग बना ऊपर ऑर्बिटल, एक क्या बनेगा नीचे? बॉन्डिंग ऑर्बिटल। वैसे 2s में हुई तो एक बॉन्डिंग ऊपर, सॉरी एंटी बॉन्डिंग ऊपर, बॉन्डिंग वाला नीचे बनता था, ठीक है। ऑर्बिटल आपको पता है, इसे हमने स्ट्रक्चर बनाई है ऐसे करके। ओके, ठीक। वैसे ही अगर 3p ऑर्बिटल इधर के और 3p ऑर्बिटल इधर, क्या बोलना चाहिए? ओवरलैपिंग करेंगे तो 3 एंटी बॉन्डिंग और 3 बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते थे। क्लियर है? तो यहाँ पर आपके पास दो बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऐसे बनेंगे, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऐसे, दो बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऐसे, और एक, सॉरी, एक, 3 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऊपर बने, 3 बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऐसे नीचे बनेंगे, ठीक है। ओके, ऐसे बना। ओके, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा। टोटल इधर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो बॉन्डिंग में कितने जाएंगे? 2। एंटी बॉन्डिंग में कितने जाएंगे? फिर 2, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। वैसे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले बॉन्डिंग में गए और 2 कैसे गए? एंटी बॉन्डिंग में गए। अब इधर कितने हैं? 4, और इधर कितने हैं? 4। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। ओके, देखिएगा। तो यहाँ पे बॉन्डिंग में पहले कितने जाएंगे? 2, फिर यहाँ पे 3 4 5 और ये 6 और ये 7 और ये क्या है? 8। तो ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गए। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन गए? 2। मतलब आपको क्वेश्चन क्या पूछा था? निम्न में से कौन सा मॉलिक्यूल जिसमें एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जाएंगे? तो ऊपर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो एंटी बॉन्डिंग होते हैं। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे तो पेयर्ड थे, यहाँ पे भी पेयर्ड थे, लेकिन यहाँ क्या है? अनपेयर्ड। तो आंसर तो हमारा क्या हो जाएगा? O2। अच्छा, दो बार ऑप्शन सेम सेम दे दिया है क्या? दो बार ऑप्शन सेम सेम दे दिया है क्या? हम्म। हम्म। नहीं, एक चेंज करेंगे। यहाँ पे लास्ट वाला जो है ये C2 है, ठीक है। इसको चेंज कर लेंगे आप। ये C2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये C2 मॉलिक्यूल है, ठीक। ये C2 मॉलिक्यूल है। तो एमओटी डायग्राम आप इसका बना के देखेंगे तो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए वाला ही करेक्ट आंसर आएगा। 3 ऑप्शन यहाँ से जो है उनमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं जाते। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते। 18 नंबर पे किस पे बॉन्ड एंगल लोवेस्ट आता है? किस स्पीसीज पे बॉन्ड एंगल लोवेस्ट आएगा? ये 4 स्पीसीज आपके पास गिवन है, इनमें से बोल रहा है किसमें बॉन्ड एंगल सबसे कम आने वाला है। ठीक है भाई, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन पे आते हैं, H2S पे। तो H2S जो होता है, इस पे सल्फर एटम के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे 2 क्या होता है बेटा? लोन पेयर। 2 क्या होता है? लोन पेयर। आप इस तरह स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो आएगा ना, वो 92 डिग्री के अप्रोक्सीमेट आता है। कितना? 92 डिग्री के अप्रोक्सीमेट आता है। दूसरा,
अगर हम अमोनिया की बात करेंगे तो सेंटर एटम कौन है, नाइट्रोजन, इसके पास एक लोन पेयर होता है और 3 यहाँ पे क्या होते हैं, हाइड्रोजन ऐसे जुड़े होते हैं। और यहाँ दो निकटतम बॉन्ड के बीच का अगर आप एंगल देखोगे तो 107 डिग्री के अप्रोक्सीमेट आता है। क्लियर है। सी वाले ऑप्शन पे आते हैं, जैसे CH4। CH4 में कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन टेट्राहेड्रल फॉर्म में ऐसे जुड़े होते हैं। इनमें दो निकटतम बॉन्ड के बीच का एंगल आप चेक करते हैं तो 109.28 डिग्री यहाँ पर आता है। ठीक है। और डी नंबर पे अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर पे बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल पे इसका स्ट्रक्चर जो होगा, ऑक्सीजन से कितने हाइड्रोजन जुड़ते हैं, 2, और इसके पास ऑक्सीजन के पास दो क्या होते हैं, लोन पेयर। ओके। अब ये दो बॉन्ड जो बनाते हैं इनके बीच एंगल अगर हम देखते हैं तो 104 पॉइंट क्या आता है, 5 डिग्री का, 104.5 मिनट्स आता है, 104.5 मिनट्स। वैसे यहाँ पर भी ना इसको सुधार लेना, ये 109.20 मिनट्स। ओके। तो आपको चेक करना है, आपको क्या चेक करना है, आपको क्वेश्चन क्या पूछा था, किसमें बॉन्ड एंगल सबसे कम है, तो वो है किस पे, ए, H2S पे सबसे कम बॉन्ड एंगल आ रहा है। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही। इसके बाद वाले लेक्चर में फिर इसके बाद जो है लगभग 2 लेक्चर और हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के प्रीवियस ईयर ही करेंगे। तो आज जो मैंने पढ़ाया है इसको आप सीक्वेंस में बिल्कुल अरेंज करके आपके नोट्स में लिखते जाइए प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ, और कंटिन्यू आप इसे प्रिपेयर करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, ताकि सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन जब एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं तो आपसे वो सारे के सारे बन जाएंगे। ठीक है। और आपको अगर हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।